गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 सिविक्स का फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, इसके क्या क्या फीचर है, इंडिया में फेडरलिज्म किस तरह वर्क करता है, कितने पार्ट हैं इनके, ये सभी चीज़ हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, तो हम इस नोट से शुरू करते हैं और कुछ कुछ चीज़ बुक से भी पढ़ाएंगे, बुक से भी कुछ कुछ कंटेंट जोड़ेंगे। तो पहले फेडरलिज्म के बारे में जानते हैं, होता क्या है। Federalism is a democratic form of government in which the power to govern the country is shared or divided between the central and state governments. Largely, both these level of governments, these levels of government work independently or of each other. मतलब फेडरलिज्म को अगर हम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो फेडरलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, पावर को, कंट्री के पूरे पावर को दो भाग में बांट देता है, कंट्री के पूरे पावर को दो भाग में बांट दिया जाता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों इंडिपेंडेंट होता है, दोनों अपना अपना काम अलग अलग करता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया कंट्री के तौर पे, इसका एग्जाम्पल में दिया इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। फिर लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट टू फेडरलिज्म देयर आर एग्जिस्ट अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक और तरह का होता है गवर्नमेंट जिसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड ओनली इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारा पावर किसके हाथ में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स में एग्जिस्ट बट दे आर बाउंड to work according the guidelines provided by the central government. Example ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे बोल रहा है जैसे फेडरलिज्म में क्या था, पूरे पावर को, गवर्नमेंट के पूरे पावर को दो भाग में बांट दिया गया था। उसी तरह से यूनिटरी में क्या होता है कि पूरा कंट्री का पावर सिर्फ एक हाथ में होता है, एक हाथ में होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और वो ऑर्डर देता है। प्रोविडेंशियल लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को वो ऑर्डर देता है कि कैसे कैसे काम करना है और उसी के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ रहा। अब देखिए फेडरल, ये यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा होता है, श्रीलंका में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है। ये जो श्रीलंका है, बेल्जियम, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पावर शेयरिंग में, बेल्जियम में भी पहले यूनिटरी मेथड, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। बेल्जियम में भी पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा होगा। You would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give powers to other regional governments। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछला चैप्टर में, और याद भी होगा कि वहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट में एक मेन फोकस रखा गया था। मेन फोकस क्या रखा गया था, मेन फोकस ये था कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को घटा के उसको बांट देना है, उसको कम करना है, या फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को बांट देना या कम करना है रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है, यही चीज यहाँ भी बोल रहा है। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो बांट दिया जाता है। पावर जो होता है, गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो बांट दिया जाता है कंट्री के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर और भी लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट, उनके बीच में बांट दिया जाता है और ये सब अपने लेवल पे फ्री काम करते हैं। तो यही यहाँ पे भी बता रहा है कि बेल्जियम में भी ऐसा ही था। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट इन ब्रिटेन, इन बेल्जियम। Regional governments existed in Belgium even as early. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by central government। बोल रहा है बेल्जियम में पावर शेयरिंग होने के पहले, बेल्जियम में पावर शेयरिंग होने से पहले वहाँ के गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे के सारे अधिकार थे। ठीक है, वो जो भी राइट्स थे, वो राइट्स उनके पास टेम्पोररी बेसिस पे थे। जो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो राइट्स थे वो सब टेम्पोररी बेसिस पे थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी उससे वापस लिया जा सकता था। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वेर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, देयर वेर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हुआ 1993 में, बताए थे पिछले क्लास में कि 1993 में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट के दौरान क्या कहा गया था
कि पावर को कम करना। पावर को कैसे कम किया? पावर को कम करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया। उसके बाद क्या डिवाइड, कैसे डिवाइड किया? उसके बाद डिवाइड किया, लोगों के बीच में पावर दे दिया, लोगों को पावर दे दिया कि हाँ लीजिए, अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, मिनिस्टर का संख्या इक्वल किया, उससे पावर को शेयरिंग करके अलग अलग किया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 1993 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं रहा कि वो किसी भी रीजनल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट का पावर को सीज कर सकता है, या उसके पावर पे रोक लगा सकता है, या उसके राइट्स को रोक सकता है। अब जो है वो इंडिपेंडेंट है, हर स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है। याद होगा पिछले नोट्स में हम लिखे भी थे कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अंडर कम द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता था, अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता था। यही चीज यहाँ लिखा है, द चेंज टू प्लेस दैट प्लेस इन 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on central government। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है। ये चेंजेस ले आया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वहाँ पे क्या हुआ, बेल्जियम में यूनिटरी फॉर्म, जो देखिए 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से बेल्जियम में क्या हुआ, यूनिटरी फॉर्म जो था गवर्नमेंट का, उससे फेडरल गवर्नमेंट में चेंजेज आया। तो हम यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो बेल्जियम में पहले था यूनिटरी, बाद में हुआ फेडरल। अब अगर क्वेश्चन आए कि बेल्जियम में फेडरल सिस्टम कैसे हुआ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे आया, या यूनिटरी फॉर्म की जगह फेडरल गवर्नमेंट कैसे आया, तो आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वहाँ पे पावर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था, उसके बाद वो उसके अंडर में काम करता था स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट। बाद में 1993 में अमेंडमेंट करके उसके पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम किया गया और रीजनल गवर्नमेंट को डिपेंडेंट बना दिया गया कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको कोई भी राइट कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, फिर दिया है आगे श्रीलंका के बारे में। अभी श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़े। श्रीलंका में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी, लिखता है ना, श्रीलंका कंटिन्यू Lanka continue to be for all practices or practical propose a unity system where the national government has all the powers। मतलब क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट के पास हर तरह का पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वहाँ पे पावर नहीं। तमिल लीडर वांट टू श्रीलंका बिकम अ फेडरल सिस्टम। वहाँ के जो लीडर है तमिल लीडर, वो चाहते हैं कि श्रीलंका फेडरल सिस्टम के अंदर आ जाए। ठीक है, आगे नीचे में फेडरलिज्म इज अ सिस्टम गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर डिवाइड होता है। फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर डिवाइड होता है कंट्री के अलग अलग सेंट्रल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट्स, सभी चीज़ों में। मेनली फेडरलिज्म को एक तरह से समझना है बेसिक चीज, तो फेडरलिज्म में दो चीज याद आएगा। एक चीज कि फेडरलिज्म के अंदर में गवर्नमेंट दो तरह का होता है, एक ये स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों फ्री होता है। और दूसरा बात कि फेडरलिज्म में पावर को बहुत ज़्यादा डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बाद दिया है यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। देखिए यहाँ पे फेडरेशन के बारे में बता रहा है, ध्यान समझिएगा। फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री that is usually responsible for a few subject of common national interest। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है, दो तरह का गवर्नमेंट होता है। एक होता है जो कि पूरे कंट्री के लिए काम करता है, पूरा कंट्री के है, कुछ उनको सब्जेक्ट दिया गया जिसके ऊपर कंट्री को कॉमन सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर कंट्री को जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना रहता है। जैसे बैंकिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसीजन लेता है, बैंकिंग के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है। तो यही बोल रहा है फेडरेशन में क्या होता है, दो तरह का गवर्नमेंट होता है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट जो होता है वो पूरे कंट्री के लिए होता है, जो कि कुछ सब्जेक्ट पे कॉमन पूरे कंट्री के लिए एक ही कानून बनाता है।
द अदर गवर्नमेंट आर the others are government that at the level of province or states that look after much of day-to-day administrating of their states। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा तरह का जो गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ प्रोविनेंस, या फिर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, लुक आफ्टर मच टू डे, ये क्या करता है, हर दिन के काम को देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के हर दिन के काम को देखता है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर, बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ये दोनों गवर्नमेंट जो है अपना पावर को एंजॉय करते हैं, अपना पावर को यूज कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रोविजन है जिसके जरिए इनको रोका जा सकता है, अदरवाइज इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखा है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub unit are subordinated to central government। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट के अंदर में सब उसके नीचे काम करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे में ही सारे स्टेट गवर्नमेंट सभी काम करते हैं। लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लिखता है यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम में एक तरह का गवर्नमेंट होता है और सभी सब यूनिट उसके नीचे में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे में काम करते हैं। फिर दिया है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू बी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को काम करने के लिए। अगर पूछा ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से ये वाला अंडरलाइन के हिसाब को ये समझ में आएगा। अगर कि पूछ ले कि यूनिटरी सिस्टम ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर मिलेगा। बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट बट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो भी कर सकता है वो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने का जरूरी नहीं है उसको। ठीक है, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू पीपल। ये दोनों गवर्नमेंट जो है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोगों के प्रति जवाबदेही रखते हैं। इसमें एक चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, नहीं चलिए इसको आगे हम लोग आगे से सेकंड पॉइंट में वही चीज डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको समझाएं फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम। आगे इसका कुछ फीचर्स है, मेन फीचर्स ऑफ, ये जो फीचर्स दिया हुआ है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इतना दूर में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। थैंक यू।